मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पूरा जलवायु की पुनर्संरचना के लिए प्रयुक्त संकेतकों में से भौमिकीय संकेतकों और हिमीय संकेतकों पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल and cryogenic indicators of reconstruction of paleoclimate। भौमिकीय संकेतकों के अंतर्गत हम कतिपय निक्षेपों का अध्ययन करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं वार्प्स, इवेपोराइट्स, साल्ट फॉर्मेशन, लाइमस्टोन, ड्यूरी क्रस्ट और मृत्तिका परिच्छेदिका। Under the head geological indicators, we include warps, evaporites, limestones, Dewey crust, loess and soil profiles। किसी भी झील में शीतल जलवायु वाले क्षेत्रों में शीतकाल में जल का हिमीकरण हो जाता है, जिस कारण क्ले के बारीक कण नीचे जमा हो जाते हैं, और ग्रीष्मकाल में जब जमे हुए जल का हिमद्रवण हो जाता है, पिघल जाता है, तो सिल्ट का निक्षेपण होता है। फाइन क्ले पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड व्हेन द वाटर ऑफ लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज आर फ्रोजन एंड सिल्ट इज डिपॉजिटेड व्हेन द फ्रोजन वाटर इज मेल्टेड ड्यूरिंग समर सीजन। और इस तरह से जलाशयों में एकांतर क्रम में एक के बाद एक क्ले सिल्ट की परतें पाई जाती हैं, एंड दस देयर आर अल्टरनेट बैंड्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन द वाटर बॉडीज। इनके अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का निक्षेपण केवल परिहिमानी जलवायु में ही होता है। सो सच टाइप ऑफ डिपोजिशन ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट टेक्स प्लेस इन पेरीग्लेशियल क्लाइमेट। इवेपोराइट्स के अंतर्गत हम साल्ट फॉर्मेशन को लेते हैं, जो कि उष्ण और शुष्क जलवायु में संपन्न होता है, और जहाँ पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। द इवेपोराइट्स include salt formation, which is formed in hot and dry climate where evaporation exceeds precipitation। और इस तरह से जहाँ पर ये नमक की मोटी परतें पाई जाती हैं, जमाव पाया जाता है, हम बता सकते हैं कि वहाँ की जलवायु पहले उष्ण और शुष्क रही होगी। जैसे कि हम भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों, खास करके गुजरात और राजस्थान में नमक के भारी जमाव पाए जाते हैं। इसी तरह से लाइमस्टोन का निर्माण उष्ण सागरीय भागों में होता है। द लाइमस्टोन्स आर जनरली फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स इन ओशनिक वाटर। तो अगर आज कहीं शीतल जलवायु वाले क्षेत्रों में लाइमस्टोन पाया जाता है, तो हम बता सकते हैं कि पहले वहाँ की जलवायु गर्म सागरीय रही होगी। इसी तरह से एक ड्यूरी क्रस्ट होता है, जिसको हम दृढ़ भूपर्पटी कहते हैं, यानी कठोर भूमि की सतह जो होती है, उसको हम ड्यूरी क्रस्ट कहते हैं। सो द ड्यूरी क्रस्ट आर इंड्यूरेटेड hardened surface, and these Dewey crusts include laterites, silcrites, alcrites, ferricrites, calcrites, etc. और
हम जानते हैं कि ड्यूरी क्रस्ट में सर्वाधिक जो मात्रा होती है, वह सर्वाधिक जो विस्तार होता है वो लेटराइट्स का होता है, और ये लेटराइट्स उष्ण और आर्द्र जलवायु में बनती है। लेटराइट्स आर डिपॉजिटेड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और किसी खनिज की अधिकता के आधार पर इन ड्यूरी क्रस्ट का अलग अलग नामकरण किया जाता है। जैसे ऑलक्रीट में एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती, सिल्क्रीट में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, फेरिकीट में फेरस यानी लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, कालक्रीट में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह से ड्यूरी क्रस्ट मिलता है, वहाँ की जलवायु चाहे इस समय जो भी हो, लेकिन इस ड्यूरी क्रस्ट के निर्माण के समय वहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रही होगी। हम छोटा नागपुर के पठार पर, खास करके रांची के अपलैंड, नेतरहाट एरिया और पलामू अपलैंड में इस तरह से लैटराइट की मोटी परतें पाई जाती हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में महाबालेश्वर और पंचगनी में मोटी परतें लैटराइट्स की पाई जाती हैं। केरल में भी लैटराइट्स का भारी मात्रा में निक्षेपण पाया जाता है। लोएस का जहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो उसके आधार पर हम इन्फर कर लेते हैं कि वहाँ की जलवायु पहले शुष्क रही होगी, हॉट और शुष्क रही होगी, गर्म और शुष्क रही होगी। दूसरा प्रकार जो संकेतकों का है वो हिमी संकेतकों का है, क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियोक्लाइमेट्स। तो किसी भी क्षेत्र में, हिमीय क्षेत्रों में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में और आर्कटिक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हिमपात होता है, जिस कारण हिम की परतें जमा होती जाती हैं। देयर इज़ एनुअल लेयर्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ स्नो इन द आर्कटिक एंड पोलर एरियाज, और जब इनकी मोटी परत हो जाती है हिम की, तो उसमें दृढ़ होकर के वो आइस लेयर में बदल जाती हैं। द स्नो लेयर्स आर हार्डेंड एंड थिकेंड एंड दे बिकम आइस लेयर्स, एंड thus there is the annual ice layers in the polar areas। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में इस तरह से प्रतिवर्ष आइस लेयर का निक्षेपण होता है, और जिस समय आइस का, हिम परत का निक्षेपण होता है, उस समय तमाम वायुमंडलीय दशाओं से संबंधित तत्व भी इन आइस लेयर में दब जाते हैं। सो दे different elements of the atmospheric conditions are also trapped while the formation of annual layers of ice। और इस तरह से हम इन हिमानी क्षेत्रों में ड्रिलिंग करके आइस कोर निकालते हैं। We derive ice cores through drilling of ice layers in the polar areas। और इन आइस कोर में जो आइस लेयर्स आती हैं, उनके अध्ययन के आधार पर हम उस समय हिम की परत के निर्माण के समय की वायुमंडलीय दशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे कि इनके थिकनेस के आधार पर हम वर्षण के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। अगर मोटी परत है, हिम की एनुअल वार्षिक परत मोटी है, इसका मतलब उस साल वर्षा की मात्रा ज़्यादा हुई होगी। सो वी इन्फर द पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ एनुअल आइस लेयर। Similarly, the chemical analysis of annual ice layer in the ice core denotes the temperature conditions of the atmosphere। इसी तरह से हम जब एनुअल वार्षिक आइस परत का रासायनिक विश्लेषण करते हैं, तो उसे तापमान का पता चलता है। और आइस लेयर्स में जो हवा के बुलबुले दबे हुए होते हैं,
उनके आधार पर हम वायुमंडल के संगठन की पुनर्रचना करते हैं। द एयर बबल्स ट्रैप्ड इन द आइस लेयर्स ऑफ आइस कोर रिवील द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम। आइस कोर में जो डिफरेंट आइस लेयर्स होती हैं, उसमें अगर धूल के कण अगर पाए जाते हैं, उसे पता चलता है कि उस आइस परत के निर्माण के समय वायुमंडल ये परिसंचरण कैसा रहा होगा और उसमें तूफ़ानी स्थिति कैसी रही होगी। द डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द आइस लेयर्स डिनोट द atmospheric circulation and the storminess of the atmosphere। अगर इन हिम की परतों में, आइस परतों में अगर अम्ल की मात्रा पाई जाती है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि उसके निर्माण के समय ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा सक्रिय रही होगी। इफ़ वी फाइंड द डोमिनेंस ऑफ acid in the annual ice layers, that denotes widespread volcanic activity at the time of the formation of the ice layers। वर्तमान समय में आइस कोर के आधार पर पूरा जलवायु के निर्धारण की परियोजनाएं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में चल रही हैं। There are different projects to study the paleoclimate on the basis of ice core analysis in Greenland and Antarctica। और अब तक ग्रीनलैंड में 1,10,000 वर्षों तक और अंटार्कटिका में 1,60,000 वर्षों तक की पूरा जलवायु की पुनर्रचना आइस कोर के आधार पर की जा चुकी है। The reconstruction of paleoclimate on the basis of ice core studies has been carried out for the 1,10,000 years in Greenland and 1,60,000 in Antarctica। अर्थात ग्रीनलैंड में विगत 1,10,000 वर्षों तक की पूरा जलवायु की पुनर्रचना आइस कोर के आधार पर की जा चुकी है, और इसी तरह से अंटार्कटिका में विगत 1,60,000 वर्षों तक की जलवायु की दिशाओं का निर्धारण किया जा चुका है। द paleoclimates for the last 110 years have been reconstructed in Greenland, and the paleoclimates over Antarctica for the last 1,60,000 years has been reconstructed। नमस्कार, थैंक यू।